Hello students, let's start new topic. In the last lecture, we discussed decline of Mughal. Now we are going to start our new topic. The name of the new topic is Battle of Plassey and Battle of Buxar and Battle of Buxar. Before starting two of the topics, let's understand the background. तो क्या बैकग्राउंड था बैटल ऑफ प्लासी का समझते हैं। पहली बात हमें समझना पड़ेगा बंगाल के बारे में। उससे ही पहले बंगाल को समझने से पहले भी हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा बंगाल जो है ये है क्या, मतलब कि किस टाइप का स्टेट है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात शुरू हो रही है डिक्लाइन ऑफ मुगल से। मैंने आपको बताया था जब डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल, तो इसका फायदा किसने उठाया, यानी कि जब मुगल्स वीक होना शुरू हो गए तो इसका फायदा किसने उठाया, पावरफुल नॉबल्स ने। उन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, ऐसा मैंने बताया था। तो एक पावरफुल नॉबल है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, इन्होंने भी क्या करना शुरू करा, इन्होंने भी अपनी पावर को और इंक्रीज करना शुरू कर दिया बंगाल के अंदर। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हम जो मुगल एम्पायर है उससे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा डिक्लेयर नहीं कर रहे, डिक्लेरेशन नहीं हो रही कोई, बट ये अपनी मोर पावर एक्सर्ट करना शुरू कर रहे हैं। ओके, यानी कि ये जो पॉलिसीज़ बनानी है, पहले पॉलिसीज़ किसके अप्रूवल लेना पड़ता था, मुगल्स का लेना पड़ता था। अब उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं, खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस उनकी जो पॉलिसीज है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, जो मुगल्स की पॉलिसीज है उनको भी फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरीके से वायलेट नहीं कर रहे हैं। बट यू सी मुर्शिद कुली खान क्या कर रहे हैं, ये पावर अपनी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हुआ क्या, जब डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हुआ तो उस टाइम पर पावरफुल मुगल्स ने ऑटोनॉमस स्टेट बनाना शुरू करा। ऑटोनॉमस स्टेट या फिर इनको सक्सेसर स्टेट कह सकते हैं, सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट मतलब क्योंकि जब मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या कर रहे हैं, ये मुगल्स को सक्सेस कर रहे हैं, मुगल को आगे बढ़ा रहे हैं। बात क्लियर, ठीक है, बस अपने नंबर पर आगे देखें। इसके अलावा क्या था, डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम पर रेबेलियन स्टेट भी सामने है। पहले जो ये जिन भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये क्या थे, ये पहले मुगल्स से कनेक्टेड थे। ठीक है, मुगल्स जो है इन पर रूल करा करते थे इन स्टेट्स पर, बट एक ट्रीटी हुआ करती थी इनके बीच में, जिसकी वजह से कुछ पावर्स इन मतलब कुछ फ्रीडम इनके पास हुआ करती थी अपनी, चाहे वो रिबेलियस स्टेट हो या फिर जो सक्सेसर स्टेट है, बल्कि रिबेलियन स्टेट। अब रिबेलियन स्टेट में कौन से स्टेट आते हैं, मराठा या फिर मराठा स्टेट हो गया, या सिख स्टेट हो गया, या फिर सतनामी, ये सब नाम आप सुनते रहेंगे। और इसके अलावा राजपूत, तो ये सब क्या बन रहे हैं, ये सभी हमारे रिबेलियन स्टेट के रूप में हमारे साथ, मतलब कि डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम में सामने आ रहे हैं, और कुछ स्टेट जो सक्सेसर स्टेट के रूप में सामने आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक टाइप के स्टेट और भी हुआ करते थे डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम पर। वो स्टेट तो हमेशा से हुआ करते थे, वो थे इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि जिन पर मुगल्स ने कभी रूल किया ही नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट। वो इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मैसूर। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मुर्शिद कुली खान जो कि एक पावरफुल नॉबल था डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम पर 1719 में, उसने बंगाल को मतलब कि गवर्न करना शुरू करा, अपनी पावर्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और अपने आप को बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो मुर्शिद कुली खान क्या बन चुके हैं यहाँ पर, बंगाल के नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। कब, 1719 में। अब नवाब बने हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी लाएंगे, तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं ला रहे, ये सेम मिलिट्री जो मुगल्स फॉलो करते थे वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस क्या ला रहे हैं, ये चेंज ला रहे हैं जागीरदारी सिस्टम में।
और जागीरदारी सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज नहीं ला रहे हैं, बस इन्होंने देखा कि छोटे छोटे अगर जागीरदार होंगे और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ओके, आपको मिलिट्री मेंटेन करनी है कि जब हमें ज़रूरत होगी हम आपको कॉल करेंगे, तो होगा क्या, तो इससे प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है लैंड रेवेन्यू जितना कलेक्ट होना चाहिए उतना ना हो पाए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, इनको सॉल्यूशन मिला कि काम करते हैं, छोटे छोटे जो भी जागीरदार हैं या जमींदार हैं उनसे उनकी लैंड लेते हैं, उनकी जागीर लेते हैं और कुछ बड़े बड़े जागीरदार बना देते हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाकर बड़े बड़े जागीरदार को फायदा पहुंचा देते हैं। इससे होगा क्या, इससे रेवेन्यू कलेक्शन सुधर जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा और ऐसा हुआ भी, ओके। तो इसलिए इन्होंने ये सुधार करे, इसको कहेंगे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में इन्होंने सुधार करे। बाकी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने के लिए हमें नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट टू द मुगल डिक्लेयर नहीं करा है, ओके। आगे देखते हैं। तो मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ आपको, तो क्रोनोलॉजी जो है हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी कैसे ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ। एक टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ, जागीरदार। जागीरदारी को समझने के लिए आपको मनसबदारी पता होना चाहिए। ये अकबर ने शुरू करी थी मनसबदारी सिस्टम, ओके। मनसबदारी सिस्टम में हुआ क्या करता था, जो एफ्लुएंट क्लास हुआ करते थे, एलिट क्लास के पीपल हुआ करते थे, पावर पर्सन जो हुआ करते थे, जो कि मुगल कोर्ट में भी हो सकते थे, उनको एक मनसब दिया जाता था, मनसब मान सकते हैं, इलाका दिया जाता था, ठीक है। और उस इलाके में उनको क्या करना था, उस इलाके में पहली बात तो उन्हें मिलिट्री मेंटेन करनी है और रेवेन्यू कलेक्शन करना है, दो काम करने हैं, ओके। जो इलाका उन्हें दिया जाता था उसको मनसब कहते थे, ये बात समझ आई, उसको क्या कहते थे, मनसब कहते थे। अब जो पर्सन ये काम कर रहा है उसको पैसे तो मिलने चाहिए, यानी कि जो मनसबदार होगा, मनसबदार मनसबदार अब उसको पेमेंट भी चाहिए। पेमेंट किस लिए चाहिए, ताकि वो अपनी जो मिलिट्री मैन है उनको पेमेंट कर सके, और इसके अलावा वो अपने लिए जो उसकी एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर सके, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर सके, मीट कर सके, ठीक है। इसके लिए होता क्या था, इसके लिए जनरली तो कैश में पेमेंट होती थी मनसबदारी सिस्टम में, क्या बोलते, जनरली पेड इन कैश, पेड इन कैश। और कभी कभी काइंड में भी पेमेंट हो जाया करती थी। काइंड में कैसे पेमेंट हुआ करती थी, यानी कि कैश नहीं दे रहे, बस एक राइट दे रहे हैं या एक जागीर दे रहे हैं, ये बोल सकते हैं जागीर। जागीर क्या है, एक जगह दे दी है, वहां पर कुछ पीसेंट्स होंगे, किसान होंगे, उनसे क्या करना है, उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसको किंग को नहीं देना है, ठीक है। उसको किस लिए यूज करना है, सेल्फ एक्सपेंडिचर के पर्पज से यूज करना है, ठीक है। ये हेरिडेटरी नहीं है, ये नहीं है एक बार जागीर मिल गई तो उसके सन को ही, मतलब कि जो मनसबदार है उसके सन को ही जागीर मिलने वाली है, हेरिडेटरी सिस्टम ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम में जागीर दी जाती थी और कैश में भी पेमेंट की जाती थी। फिर एक अलग सिस्टम आता है जागीरदारी सिस्टम, उसका मतलब क्या है, सिर्फ जागीर दी जा रही है एक पर्सन को, किस चीज की, मिलिट्री मेंटेन करने के लिए, ओके। और मिलिट्री मेंटेन करेगा तो रेवेन्यू तो वहां पर कलेक्ट करेगा, उसको कुछ मतलब कि सिविल राइट्स भी दे दी जा रहे हैं, ठीक है, कि वो वहां पर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेगा, ये सारे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जा रही है। बात क्लियर यहाँ तक, आगे देखते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था बंगाल में जब मुर्शिद कुली खान वहाँ के नवाब बने तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में एक चेंज करा। वो चेंज क्या था, जो बड़े बड़े रेवेन्यू मतलब कि बड़े छोटे छोटे जो मतलब कि जागीरदार हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, उनको मर्ज कर कर या उनकी जागीर को अपने पास लेकर कुछ बड़े बड़े जो जागीरदार हैं उनको क्या कर दिया, उनको अलॉट कर दिया करते थे और बड़ी बड़ी जागीर बना दिया करते थे, ओके। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन में बेनिफिट हो रहा है, ये मैंने आपको भी बताया था। चलो देखते हैं, मैं कह रहा था क्रोनोलॉजी बता दूं आपको बंगाल की। तो बंगाल में हो क्या है देखते हैं एक बार। सबसे पहले 1790 में मुर्शिद कुली खान बंगाल को क्या कर रहे हैं, बंगाल को
ऑटोनॉम मतलब कि बंगाल में अपनी पावर गेन कर रहे हैं, ओके, और ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ये 1727 तक क्या करते हैं, बंगाल में रूल करते हैं। कब तक करते हैं, 1719 से लेकर 1727 तक, फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो इतने बीच में इनने कुछ चेंजेस लाई। ये चेंजेस किसमें लाए, मैंने आपको बताया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में इन्होंने कुछ चेंजेस करे, ओके, और ये काफ़ी फायदेमंद रहा, और इससे बंगाल जो है उसका रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी ग्रो भी हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा बंगाल ही था जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था। यहाँ पर बंगाल का मतलब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन से देखें तो वेस्ट, मतलब कि बंगाल तो ही है, वेस्ट एंड ईस्ट। इसके अलावा उड़ीसा भी है, उड़ीसा, ओके, और इसके अलावा बिहार भी है। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार। आगे देखें। अब 1727 में क्या हुआ, सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन को जो है इनका मतलब कि नेक्स्ट नवाब बन गई है। सिराजुद्दीन को क्या बना गई है, नेक्स्ट नवाब बना दी है। सिराजुद्दीन 1739 तक रूल करते हैं। उसके बाद होता क्या है, अलीवर्दी खान, इनको सिराजुद्दीन को ट्रीचरस मीन से यानी कि ट्रीचरस यानी कि कुछ गलत रास्तों से इसको किल करवाते हैं। किल करवाने के बाद बंगाल के नवाब बन जाते हैं, ओके। इसमें एक ही पर्सन की मदद भी लेते हैं, वो पर्सन होता है ब्रदर्स, उनको कहते हैं हम जगत ब्रदर्स, जगत सेठ, जगत सेठ। तो जगत सेठ जो है इसकी मदद लेते हैं अलीवर्दी खान और बंगाल का नवाब बन जाते हैं, ठीक है। जगत सेठ कौन है, ये एक बैंकर है। बैंकर कौन होते हैं, जो बैंक के कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लोन वगैरह देने का काम करते हैं। ये लोन किसको देते हैं, ये लोन देते हैं जागीरदारों को। क्यों देने जागीरदारों को लोन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जागीरदार उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना इन्हें कलेक्ट करना है। इसलिए क्या करना होता था इन्हें, इसलिए नहीं फिर पैसे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि नवाब को तो रेवेन्यू देना ही पड़ेगा जितना उनको ऑर्डर मिला कलेक्ट करने के लिए। तो फिर ये मदद लेते थे बैंकर्स की। इसी वजह से बैंकर्स जो हैं जैसे कि जगत सेठ, ये पावरफुल होते चले जा रहे थे, ठीक है। तो जगत सेठ भी वन ऑफ द पावरफुल बैंकर्स में से एक थे, ठीक है। और इनको काफी सारा सपोर्ट भी मिलता था नवाब से। फिर भी जगत सेठ की मदद से अलीवर्दी खान किल करवाते हैं किसको, सिराजुद्दीन को, और बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ये तीनों जो हैं ये मोस्ट पावरफुल नवाब रहे हैं बंगाल के, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल यही रहे हैं, और इसमें जो बंगाल है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा 1756 में डेथ हो जाती है अलीवर्दी खान की, और फिर शुरू होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। सेम रीजन यहाँ पर भी, क्लियरिटी रूल की है ही नहीं, क्लियरिटी है ही नहीं कि कौन जो है नेक्स्ट रूलर बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। किसके बीच में होगा, दो पर्सन के बीच में हुआ। एक थे सिराजुद्दौला एंड नेक्स्ट घसेटी बेगम, ठीक है। इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला डिफीट कर देता है, डिफीटेड, किसको डिफीट कर दिया, डिफीटेड घसेटी बेगम एंड बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, ओके। जब सिराज नवाब बना तो सिराज की जो पॉलिसीज हुआ करती थी, ये एक मतलब कि इसकी पहली बात एक समझ, सिराज जो था ये फोर साइटेड पर्सन था, ये आगे तक की सोचता था, और इसको पता लग गया था कि कंपनी जो है, अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो इंडिया में रहती है, मतलब कि वो अगर बंगाल में रहती है या इंडिया में रहती है, तो फिर इंडिया कभी भी प्रॉस्परस नहीं हो सकता, और खतरा है इससे। जो कंपनी है जो उसे कंपनी जो है इंडिया के लिए खतरा है, ये इसको जानता था, फोर साइडेड पर्सन था। इसकी वजह से इसने क्या करा, इसकी वजह से इसने कुछ हार्ड स्टेप लेना शुरू कर दिए कंपनी के अगेंस्ट। जैसे हो क्या था, कंपनी जो है ना वो फोर्टिफाई कर रही थी अपने जो सेटलमेंट्स हैं,
ट्रेड सेटलमेंट जो थे उनको क्या करती थी, फोर्टिफाई करती थी। ट्रेड सेटलमेंट मतलब जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती थी, फैक्ट्री मतलब जहाँ पर वो ट्रेडिंग करेगी, तो वो उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर देती है। फोर्टिफाई करने का मतलब क्या है, अगर हम अपनी जगह को फोर्टिफाई कर रहे हैं यानी कि हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सिराज को ये बात बुरी लगी, मतलब कि इससे सिराज जो है वो फ्यूरियस हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, और गुस्से में आकर उसने क्या करा, उसने अटैक कर दिया। अब वो गुस्सा क्यों हो रहा है कि वो फोर्टिफाई कर दी, क्योंकि कंपनी और प्रीवियस जो मुगल एम्पायर हैं उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कंपनी जो है उसको कस्टम फ्री, यानी कि उसको कस्टम नहीं देना है, वो ट्रेड कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, ऐसे राइट मिले हुए हैं। अब वो लेकिन राइट मिले हुए हैं, राइट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्टिफाई करना भी शुरू कर दीजिए। फोर्टिफाई करने के लिए मना करा गया था। सिराज को पता लगा तो फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया इसने। फारूक सैयद ने उसे राइट दिया था कस्टम फ्री ट्रेड कर सकती है, लेकिन फोर्टिफाई के लिए मना करा गया था। लेकिन फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया तो सिराज क्या करता है, सिराज फ्यूरियस सिराज अटैक द फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ कंपनी और उनको डिफीट कर देता है। और उसके अलावा फिर वो क्या करता है, वहां से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सनल्स जो होते हैं, मतलब कि वहां पर काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उन पर्सनस को एक प्रिजन में बंद करा देता है। उस प्रिजन की कैपेसिटी बड़ी कम होती है, यानी कि उसमें बहुत कम कैदी आ सकते थे प्रिजनर, लेकिन वो उसमें बहुत सारी कैदियों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये बात जो है बहुत बुरी लगती है किसको, ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो और पर्सनल्स हैं जो अभी जिंदा हैं उनको क्या लगेगी, बुरी लगेगी। जैसे वहां पर एक पर्सन है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उनको आ जाता है गुस्सा कि जो सिराज है उसने ऐसा स्टेप कैसे ले लिया। तो वो सोचते हैं सिराज जो बंगाल है उस पर अटैक करना है, ठीक है, और वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हम बंगाल पे अटैक करेंगे तो जीत तो जानी है। रॉबर्ट क्लाइव इस बात में क्या रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है कि अगर हम बंगाल को अटैक कर दें तो जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, इसका इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 1757। 1757 से पहले पहले क्या हो चुका है, ब्रिटिश जो है वो फ्रांस को हरा चुकी है ना, एक बार फ्रांस ने हराया, एक बार फिर ब्रिटिश ने हरा दिया। अब जब फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच जो है वो हार चुके हैं, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से अभी कॉन्फिडेंस है ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। यानी कि जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, यानी कि इनके बीच में जो दुश्मनी थी, इसकी वजह से भी इनके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो बंगाल पर अटैक करते हैं, ओके। लेकिन ऐसे ही कोई पर्सन इतने बड़े नवाब पर, जो इतने बड़े किंगडम को चला रहा है, उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, अकेले तो कर नहीं सकता। तो रॉबर्ट क्लाइव की मदद करने वाला एक पर्सन है, वो जगत सिंह है। ये रॉबर्ट क्लाइव की मदद कर रहा है, ओके। कैसे मदद कर रहा है, अब जगत स्टेट जो है ये रॉबर्ट क्लाइव की मदद कर रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद, अब उसकी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो रहा है, क्योंकि जगत स्टेट एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन क्या चाहेगा, उसका एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकें। ज्यादा से ज्यादा तब बिकेंगी जब उसको टैक्स, जब जो खरीदने वाले हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, टैक्स कम देंगे यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो माल खरीद सकते हैं। जगत सेठ क्या चाहता है, ये चाहता है कि कम, जो नवाब है हमारे, मतलब कि स्वराज ये नवाब है बंगाल का, तो नवाब जो है वो क्या करे, वो कस्टम्स को, मतलब कि जो इंडिया से माल खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या करते हैं, कस्टम को खत्म कर दे। तो इससे होगा क्या, प्राइस कम हो जाएंगे गुड्स के, और वो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जगह स्टेट से क्या कर सकती है, सामान आसानी से खरीद सकती है। तो कुछ चेंजेस चाहते हैं पॉलिसी में, लेकिन स्वराज क्या कर रहे हैं, स्वराज मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वराज जो है असर्टिव मेजर्स लेता है, वो अपने मतलब कि जो उसने सोच लिया उसे वही करता है, ऐसे मेजर्स लेता है, वो वही पॉलिसी बनाता है जो वो सोच रहा है, ओके। और इससे होता क्या है, इससे जगह स्टेट को गुस्सा आता है, जगह स्टेट हेल्प कर देते हैं रॉबर्ट क्लाइव की किस चीज में, सिराज को हराने में। कैसे मदद करते हैं, जगह स्टेट जो है, जगह स्टेट हेल्प क्या देते हैं, एक कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन करवा रहे हैं जगह स्टेट। जगह स्टेट ने क्या करवाया, जगह स्टेट ने मीर जाफर, मीर जाफर कौन है,
मीर जाफर एक मिलिट्री कमांडर है सिराज का। तो सिराज का जो मिलिट्री कमांडर है मीर जाफर, उसको जो है उसको एक तरीके से ब्राइब करा, यानी कि उसको रिश्वत दी, उसको ललचाया कि इफ यू हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन डिफीटिंग द सिराज देन यू विल बी द नेक्स्ट किंग, आपको किंग बना दिया जाएगा। इस तरीके से लालच दिया, जहां मीर जाफर इस बात को मान जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब सिराज सिराज कहाँ गया, सिराजुद्दौला कंपनी, ये दोनों बैटल फील्ड में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोनों, बैटल फील्ड में। और बैटल फील्ड कहाँ पर होती है, वो होती है प्लासी में। अब सिराज सोच कर बैठा हुआ है मेरी लड़ाई होने वाली है कहाँ पर, किससे, मेरी लड़ाई होने वाली है ब्रिटिश से और मेरी सेना तैयार है, मैं कभी भी लड़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मीर जाफर जो कि मिलिट्री कमांडर है, ये अपनी सेना को, अपनी जो मिलिट्री है उसको कमांड ही नहीं देता कि अटैक करो, जिसकी वजह से क्या होता है, सिराज बिना लड़े हार जाता है। और एक ब्लडलेस कूप मिल जाता है, कूप हो जाता है किसका, सिराज का, यानी कि सिराज को हरा दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ब्लडलेस वॉर भी कह सकते हैं ऐसा होता है। और प्लासी जो है बैटल ऑफ प्लासी में सिराज हार जाता है। बात क्लियर। और जैसा कि प्रॉमिस करा गया था मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। नेक्स्ट मतलब नवाब बना दिया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद समझना क्या है हमें यहाँ पर, ये तो मैंने बड़ी जल्दी से खत्म कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। और हमने यहाँ पे ये देखा ही नहीं कि बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या ऐसा। अब बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो कंपनी जो है उसने भी अपनी मिलिट्री तैयार करी होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लड़ाई नहीं, लेकिन लड़ाई हुई। अब उसमें क्या हुआ, कंपनी को क्या है, कंपनी को नुकसान भी हुआ होगा। अब जो हारता है ना, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। नुकसान किसकी वजह से हुआ है, हारे हुए की वजह से हुआ है। हारा कौन है, सिराज हैज बीन डिफीटेड बाय द कंपनी। नाउ कंपनी इज सेइंग दैट यू, बिकॉज ऑफ यू वी हैव इनकर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, सिराज को एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। सिराज मस्ट हैव टू पे कंपनसेशन ऑफ सम रूपी, ओके, नॉट रूपी, यूरो, ठीक है, यूरो और पॉन्ड, आई थिंक पॉन्ड। तो यूरोपियन करेंसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी चेक कर इसमें ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो वो क्या करते हैं, वो मनी डिमांड करते हैं, ओके। पहली मनी डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा, 3 लाख जो है यूरो पे करने पड़ेंगे। यूरो या पॉन्ड इनमें से कुछ है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, देख लेना। तो क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे, इतने जो है जो 3 लाख डॉलर जो है वो तो पे करने ही पड़ेंगे, डॉलर नहीं, यूरो तो पे करने ही पड़ेंगे, ओके। इसके अलावा कब से कब तक, 1757 से लेकर 1762 तक, ओके। 62 और 60 है ही, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक 2.2 बिलियन यूरो और पे करने पड़ेंगे। ये सब किसकी वजह से, क्योंकि मिलिट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी आपको पेमेंट नहीं करेगी, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करेगी, यानी कि ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट किसको मिल गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए, ओके। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी का कंसेक्वेंस क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो लिखते हैं। देखिए बैटल ऑफ प्लासी का कंसेक्वेंस क्या है, कंसेक्वेंस एक तो आया जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गई, किसको, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट, ट्रेड राइट कंपनी को मिल गए, ठीक है। किस कंपनी को मिल गए, ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गए। ओके, और ये सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है एक तरीके से, ये मतलब कि सोर्स कर रहा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया। इट फाइनेंस ब्रिटिश मिलिट्री, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, कंपनीज मिलिट्री लिख देता हूं मैं, कंपनीज मिलिट्री। ओके, तो ये कंपनीज की मिलिट्री को फाइनेंस करने का भी एक जरिया बन जाएगा। अब क्योंकि बंगाल के नवाब को हरा दिया
दिया गया बंगाल का, ये बन चुका है बंगाल का नवाब। ठीक है, नवाब लिख दिया था मैंने शायद पहले एक जगह, नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। और इससे कहा जा रहा है अब आपको पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, वो कंपनसेशन, क्योंकि सिराज को तो हटा ही दिया गया नवाब से, तो नवाब ही नहीं है, वो तो पे करेगा नहीं। तो पे कौन करेगा, कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन, ये पे करेगा मीर जाफर। तो पहले तो उसको 3 यूरो या फिर पॉन्ड, ये मैं कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसको ईयरली बेसिस पर कुछ ना कुछ अमाउंट 22.5 जो मिलियन था वो पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। ओके, ये बर्डन किसके ऊपर है, मीर जाफर के। और फिर अब कंपनी का ग्रीड जो है वो बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, और मीर जाफर है वो समझ चुका है कि वो कंपनी की डिमांड पूरी नहीं कर सकता और वो ना कर पाता। तो कंपनी कहती है कि मीर जाफर नहीं चल रहा हमें, मतलब कि मीर जाफर जो है हमारी वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हमें दूसरा पपेट किंग चाहिए या पपेट नवाब चाहिए। तो वो इसके ही सन इन लॉ को, जो कि मीर कासिम है, अलग अलग स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी मीर कासिम की, के भी हो सकता है, तो मीर कासिम को क्या कर देते हैं, वो नवाब बना देते हैं। कब, 1762 में। ओके, मीर कासिम जो है वो समझ चुका होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कंपनी जो है वो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है उसकी जो जनता है उसके साथ। ठीक है, उसकी जो जनता है उसके साथ क्या कर रही है, उसके पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ठीक है, कैसे, कंपनी जो है वो अपना तो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट ले रही है, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट, और जो इंटरनल ट्रेड हो रहा है उस पर तो ड्यूटी लग रही है ना, तो क्या करता है वो इंटरनल ड्यूटी को फ्री कर देता है, जो इंटरनल ट्रेड पर इंटरनल ट्रेड ड्यूटी है उसको फ्री कर देता है। और जो ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कंपनी को मिला था ये राइट, उसको क्या करने लगता है, उसको कम करने लगता है, यानी कि वो इम्पोज करने लगता है ड्यूटीज कंपनी पर। अब कंपनी को ये बात बुरी लगती है, मतलब कंपनी से एनॉयड हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ऐसे स्टेप जो मीर कासिम लेता है। ठीक है, फिर क्या करती है कंपनी, वॉर अगेंस्ट, यानी कि कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी वॉर स्टार्ट कर देती है मीर कासिम के साथ। ठीक है, फिर ये लड़ते हैं, यानी मीर कासिम की फाइट होती है, बैटल होती है कंपनी के साथ, और मीर कासिम को हरा दिया जाता है। ठीक है, कब होती है, 1763 में वो बैटल होती है और इसको हरा दिया जाता है, और फिर से मीर जाफर को कंपनी क्या कर देती है, नवाब बना देती है। अब जो डिफीटेड मीर कासिम है, जो डिफीटेड मीर कासिम है, ये क्या करता है, अब ये जो है बच जाता है, जिंदा रह जाता है ये, तो ये जल्दी मतलब कि ये रश करता है, रश टुवर्ड्स अवध एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये इन दो जगह पर रश करता है, जाता है। ठीक है, जाने के बाद ये उनको बताता है क्या हुआ मेरे साथ। अब जो बंगाल में हुआ वो तो अवध में भी हो सकता था, वो सेंट्रल इंडिया में भी हो सकता था, इसलिए यहाँ के जो रूलर है वो कहते हैं चलो हम मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करते हैं, बैटल करते हैं। ठीक है, तो अवध में सुजाउद्दौला और सेंट्रल इंडिया में जो है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड ये रूलर थे। ठीक है, यानी कि मुगल रूलर कौन है, शाह आलम सेकंड नाम के रूलर है, नाम के मुगल है, मुगल पावर जो है बहुत ज्यादा वीकन हो चुकी है इस टाइम पर। ओके, नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इनके साथ क्या करता है, शेक हैंड करता है मीर कासिम, और ये तीनों यानी कि मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम, ये तीनों ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लॉन्च कर देते हैं, वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, एक डिसिसिव डिफीट देती है इनको। ओके, एक डिसिसिव डिफीट, डिसिसिव डिफीट का मतलब क्या है, अब इनको बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, और अब इसके बाद इस तरीके से हराया गया कि दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये कोई भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। बात क्लियर यहाँ तक, तो एक डिसिसिव डिफीट मिली है। और ये हुई कहाँ पर, ये वॉर कहाँ पर हुआ,
इन सभी ने वॉर करा बक्सर में, बंगाल में। तो इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया, बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ ये, 1764 में। अब जो हारा हुआ है, गलती किसकी थी, हारे हुए की। लड़ाई जो हुई उसमें गलती किसकी मानी जाएगी, हारे हुए की। फिर हारे हुए को क्या करना पड़ेगा, वॉर कंपनसेशन। तो बंगाल से तो पहले वॉर कंपनसेशन मांग चुके हैं, और बंगाल का रूलर जो है मीर जाफर, वो पहले से पपेट किंग है उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उससे वॉर कंपनसेशन नहीं मांग रहे हैं। वो किससे वॉर कंपनसेशन मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं अवध के रूलर से, और वो मांग रहे हैं शाह, मतलब कि शाह आलम सेकंड से, यानी कि जो सेंट्रल मुगल रूलर है उससे मांग रहे हैं। बात क्लियर, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रही है कंपनी, इसके अलावा कंपनी कह रही है अभी तक तो हमने ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट लिए हैं, अब हमें जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट के साथ साथ दीवानी राइट्स भी चाहिए। किसके, बंगाल के। बंगाल की दीवानी राइट्स की डिमांड करी। तो बैटल ऑफ बक्सर में हो क्या रहा है, कंपनी जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट नहीं मांग रही है, ठीक है। कहाँ से, बंगाल से। वो क्या मांग रही है, वो मांग रही है दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। ओके, तो एक मिनट इसको लॉक कर देते हैं। बाकी जो अवध है, अवध से कंपनी ने वॉर कंपनसेशन भी मांगा है, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट भी मांगा है। वहां पे कंपनी ने किस चीज की डिमांड नहीं करी, कंपनी ने वहां पर मतलब दीवानी राइट्स की डिमांड नहीं करी है। ओके, देखते हैं जरा। तो बंगाल से ये सभी किसके अंदर, मतलब कि ये सभी कंडीशन जो है एक ट्रीटी में लिखी जा रही है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो रही है, जिसमें ये सारी शर्तें कंपनी बता रही है, ठीक है। तो इसमें बंगाल के साथ, बंगाल मतलब कि शाह आलम सेकंड के साथ ही ये ट्रीटी करी गई है। और बंगाल के बारे में उसने क्या राइट मांगे कंपनी ने, बंगाल के लिए कंपनी ने राइट मांगा है दिवाली राइट। दो तरीके के राइट हम कह सकते हैं, क्योंकि दिवाली राइट हो गई निजामत, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। दीवानी राइट और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, दो तरीके के राइट हो सकते हैं। तो कंपनी ने कहा क्या कि हमें निजामत नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन आप अपने पास रखो, एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। ओके, हमें चाहिए दीवानी राइट। दीवानी राइट है टैक्स कलेक्शन राइट है, टैक्स कलेक्ट करने की राइट है, टैक्स कलेक्शन राइट। तो कंपनी ने बंगाल की तो पहली बार टैक्स कलेक्शन राइट डिमांड कर ली है, बैटल ऑफ बक्सर का एक ही रिजल्ट आया। अब कंपनी के पास और सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए, कंपनी जो है अपनी मिलिट्री को फाइनेंस कर पा रही है, यानी कि अब वो बड़ी से बड़ी मिलिट्री मेंटेन कर सकती है। कंपनी को अब जो है ब्रिटेन से अपने पैसा लाने की जरूरत नहीं है, अपनी मनी ब्रिटेन से लाने की जरूरत नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए। अब क्योंकि उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन राइट है, दीवानी राइट्स है, अब कंपनी यहीं से पैसा कलेक्ट करेगी। और पैसा कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी कंपनी, पैसा कलेक्ट करने के बाद कंपनी यहीं से सामान खरीदेगी और वहाँ चली जाएगी, मतलब अपने ब्रिटेन में चली जाएगी और वहाँ पर चीज़ों को बेचेगी। बात क्लियर, ये बैटल ऑफ बक्सर में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के रीजंस जो है, हम अगर रीजंस पूछे जाए बैटल ऑफ बक्सर के क्या है, तो आप देख सकते हैं ये राइवलरी है, लग रहा था मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर का एक ही रीजन हम ऐसे बता सकते हैं कि जब मीर कासिम को कंपनी ने डिफीट कर कर उस जो है भगा दिया, या मीर कासिम जब ब्रिटिश से हार कर जो है चला गया, मतलब कि बंगाल से चला गया। तो वो मिलता है किन से, शाह आलम सेकंड से मिलता है, और जो है सुजाउद्दौला से मिलता है। इनको बताता है प्रॉब्लम कि, यानी कि एक फियर है, एक डर है कि ब्रिटिश उन पे भी अटैक कर सकती है। तो एक फियर की वजह से बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है। ओके, कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर ना बन जाए, इस वजह से क्या हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है। और इसकी वजह से कंसिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, और ज़्यादा प्रेस्टीज बढ़ गई अब ब्रिटिश की, कि उसने 3 बिग पावर्स को एक साथ डिफीट कर दिया। ओके, अब कंपनी के पास अपनी मिलिट्री को फाइनेंस, मतलब कि मिलिट्री फाइनेंस करने के लिए उसे पैसे का सोर्स मिल गया, ठीक है। और कंपनी की प्रेस्टीज बन गई है, और कंपनी जो है अब उसको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और वही पॉलिटिकल पावर बन चुकी है। बात क्लियर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, किसकी वजह से, बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी जो है एक ट्रूली पॉलिटिकल पावर बन चुकी है। 1765 से लेकर 1772 तक,
ठीक है, या टिल या फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 17 या अर्ली 1773 बोल सकते हैं, यहाँ तक कंपनी है, यहाँ तक कंपनी ट्रूली पॉलिटिकल पावर, अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर, ये जो चाहे वो कर सकती है। रेगुलेट करता कौन है कंपनी को? कंपनी को रेगुलेट करती है ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन की इंटरफेरेंस यहाँ पे अभी कोई नहीं है ना। इसकी वजह से कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इस तरीके से सिस्टम सेट करा है जिसकी वजह से कंपनी के पास दीवानी राइट तो है लेकिन निजामत नहीं है, यानी कि गवर्नेंस का राइट ड्यूटी उसकी नहीं है। गवर्न कौन करेंगे? रूलर्स करेंगे, लेकिन कंपनी क्या करेगी? सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगी और एंजॉय करेगी, यानी कि जो रूलर्स हैं उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी के पास क्या नहीं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक डुअल गवर्नमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। डुअल गवर्नमेंट जो है कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा, मेटल ऑफिसर के बाद कंपनी डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी, जिसमें कंपनी के पास सारी पावर है लेकिन कोई ड्यूटी नहीं है। रूलर्स के पास सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन कोई भी पावर्स नहीं है। जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी, दे आर नॉट एंजॉइंग एनी अथॉरिटी। बात क्लियर? तो ये पीरियड जो है ये डुअल गवर्नमेंट का पीरियड रहा है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करती, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अनलिमिटेड पावर्स है उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके, और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो बंगाल के बारे में मैं इतना ही पढ़ना था। बंगाल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? बैटल ऑफ प्लासी, उसके रीजन, उसके सिग्निफिकेंसेस और बैटल ऑफ बक्सर, और इसकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस आए, क्या क्या इसके रिजल्ट आए, ये समझने की जरूरत थी हमें। थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखना। इसके अलावा अब हम वन बाय वन अदर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैदराबाद के बारे में, कि हैदराबाद में किस तरीके से 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हुए और उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को कैसे हराया, फ्रेंच ने ब्रिटिश को कैसे हराया, और किस तरीके से इन दोनों ने इंटरफेयर करा इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रूलर्स। ठीक है, जो इंटरनल अफेयर्स थे रूलर्स के, उसमें किस तरीके से इंटरफेयर करा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं मैसूर बोलूँगा, मैसूर जो है उसको कैसे कंपनी ने हराया और अपने कब्जे में करा, और फिर उसके बाद मराठा। ओके, थैंक यू।